ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 01123978046 और 1075। और अब समाचार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड महामारी के दौरान सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का निर्माण कार्य रोकने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर काम सेंट्रल विस्टा परियोजना का एक हिस्सा है और ये जनहित के लिए महत्वपूर्ण है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्विकास के निर्माण कार्य को परियोजना से अलग नहीं रखा जा सकता। पीठ ने कहा कि क्योंकि कामगार कार्यस्थल पर काम करने के अलावा वहां पर रहते भी हैं, इसलिए काम को रोकने के लिए कोई आदेश पारित करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सरकार ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के विपक्ष की आलोचना को खारिज करते हुए कहा है कि पिछले कुछ महीनों से इस बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 2 परियोजनाओं नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के काम शुरू करने का फैसला कोविड महामारी से पहले ले लिया गया था। परियोजना की लागत के बारे में आरोपों पर उन्होंने कहा कि इस पर लगभग 1300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। श्री पुरी ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि नए संसद भवन की परियोजना की अवधारणा को पिछले यूपीए सरकार में अंतिम रूप दिया गया था। उन्होंने बताया कि सरकार नए संसद भवन का निर्माण देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ 2022 के पहले पूरा करना चाहती है। इस समय 2 projects are under implementation and those are the new parliament building और central vista avenue। ये क्यों प्रायोरिटी बेसिस पे ये 2 सेगमेंट्स पे हम काम कर रहे हैं? क्योंकि 2022 में 75th anniversary celebrations we had always planned कि these will be held in the new parliament building। प्रधानमंत्री आवास का काम इस वर्ष अगस्त में शुरू किए जाने की संभावनाओं का खंडन करते हुए श्री पुरी ने बताया कि इसके डिजाइन को अभी मंजूरी नहीं दी गई है। वर्तमान में केवल नए संसद भवन तथा सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम जारी है। प्रधानमंत्री आवास सारे प्रोजेक्ट में बनेगा। मैंने आपको बताया इसका अभी डिजाइन ही नहीं आया हमारे पास, तो किस स्टेज पे बनेगा? अब अगस्त है, दिसंबर है या कोई और महीना है, दैट इज अ सेपरेट इशू। बट फैक्ट्स आर, अगर हम कहते हैं लाइकली टू स्टार्ट, अभी उसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। केंद्र ने आज म्यूकोरमाइकोसिस रोग के इलाज में काम आने वाले एम्फोटेरिसिन बी टीकों की 30,000 से अधिक अतिरिक्त खुराक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को उपलब्ध करा दी है। महाराष्ट्र को सबसे अधिक 5,900, गुजरात को 5,630, राजस्थान को 3,670 और कर्नाटक को 1,930 टीके आवंटित किए गए हैं। कोविड महामारी से निपटने और नियंत्रण के लिए व्यापक प्रबंधन रणनीति के तहत संक्रमण की जांच, पता लगाने, इलाज और कोविड से बचने के लिए उचित व्यवहार के साथ साथ टीकाकरण एक सशक्त माध्यम है। केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण चलाकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद कर रही है और उन्हें मुफ्त कोविड टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीधे ही टीके खरीदने की सुविधा भी दी गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 1 मई से आरंभ कोविड टीकाकरण का उदार और तीसरा चरण देश भर में चल रहा है। इसके तहत केंद्र सरकार टीका उत्पादकों से हर महीने उत्पादन का 50% टीका खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करा रही है। इस दिशा में अब तक 23 करोड़ से ज्यादा टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अभी 1,75,00,000 से ज्यादा टीके राज्यों के पास उपलब्ध हैं और उन्हें अगले 3 दिनों में 2,73,000 से अधिक और टीके दी जाएंगी। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
देश में आज कोविड के नए मरीज पिछले 50 दिन में सबसे कम दर्ज हुए। पिछले 24 घंटों में 1,52,734 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 91.6% हो गई है। लगातार 18वें दिन प्रतिदिन स्वस्थ होने वालों की संख्या नए मरीजों से अधिक रही है। कल 2,38,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। अब तक देश में 2,56,92,000 से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान नागरिकों की सहायता के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता फैला रही है। सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में लगातार जानकारी प्रसारित कर रहा है। कोविड संबंधी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। ये सेवा दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में काम कर रही है। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य स्नायु विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080046110007। सरकार पिछले कई महीनों से कोविड उपचार नियमों, कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिए भी जागरूकता बढ़ा रही है। प्राइवेट टीवी और एफएम चैनलों से भी कहा गया है कि वे इन हेल्पलाइन के बारे में उचित उपायों के जरिए विशेष रूप से प्राइम टाइम में जागरूकता अवश्य बढ़ाएं। इस वर्ष का विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक का विशेष पुरस्कार स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया गया है। संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि ई सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2019 में कानूनी प्रावधान करने में डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व की सराहना की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वे तंबाकू मुक्त परिवार और तंबाकू मुक्त समाज का निर्माण करने के महत्वपूर्ण लक्ष्य की दिशा में प्रयास जारी रखेंगे। इस बीच डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर तंबाकू का सेवन न करने के संकल्प का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष भारत में 13 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु तंबाकू के सेवन के कारण होती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से तंबाकू के सेवन में कमी आई है और ये 2019-20 के 34.6% से कम होकर 2016-17 में 28.6% हो गया। देश में अग्रणी सहकारी संस्था इफ्को ने आज दुनिया का पहला नैनो यूरिया पेश किया। स्वदेशी रूप से विकसित इस तरल यूरिया को आधे लीटर की कीमत 240 रुपए है। ये इफ्को के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अलावा सहकारी बिक्री और विपणन चैनलों के माध्यम से उपलब्ध होगा। इसकी 500 मिलीलीटर की एक बोतल पारंपरिक यूरिया के एक बैग की जगह लेगी। इससे किसानों की लागत को कम होगी। नैनो यूरिया का उत्पादन अगले महीने से शुरू हो जाएगा। बंबई शेयर बाजार का संविधि सूचकांक आज 515 अंक बढ़कर 51,937 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 147 अंक की बढ़त के साथ 15,583 पर पहुंच गया। एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता के फाइनल में आज अमित पंघाल, शिव थापा और संजीत अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। इससे पहले कल पूजा रानी ने स्वर्ण और एमसी मैरी कॉम, ललबुत शाही और अनुपमा ने रजत पदक हासिल किया। भारत ने इस प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अब तक 15 पदक सुनिश्चित किए हैं। 2019 के टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाजों ने 13 पदक हासिल किए थे। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अमेरिका के जॉन इस्नर दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पहले दौर में इस्नर ने अमेरिका के ही सैम क्वेरी को 7-6, 6-3, 6-4 से हराया। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम पहले दौर में स्पेन के पाब्लो अंडोजर से हार गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।